students, this is Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about menstruation cycle. तो अभी हम यहाँ पे menstruation cycle के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे menstruation cycle की स्टेप्स रहती हैं वो हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. First we have to understand about menstruation. The menstruation cycle in females is called menstruation or menstrual cycle. जो सेक्सुअल साइकिल होती है फीमेल्स में उसी को हम मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं. क्लियर? द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. कैन बी डिस्क्राइब्ड एज when a girl reaches puberty at the age of about 10 to 12 years, the sex hormones released into her blood causes some of the ova in her ovaries to become mature. जब गर्ल प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचती है तो क्या होता है, दैट इज जब वो 10 to 12 इयर्स की एज हो जाती है तो क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो ब्लड रिलीज आई मीन टू से दे विल बी रिलीज इनटू हर ब्लड एंड दे विल कॉज सम ऑफ ओवा इन हर ओवरीज टू बिकम मैच्योर. उनके रिलीज सेक्स हार्मोन्स के रिलीजमेंट के साथ क्या होगा कि जो ओवास उसके ओवरीज में प्रेजेंट रहते हैं, गर्ल्स की ओवरीज में जो वो प्रेजेंट रहते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. क्लियर? दैट व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी एट द एज ऑफ अबाउट 10 to 12 years, a sex hormones released into her blood causes some of the ova in her ovaries to become mature. Usually, one mature ovum is released from the ovary into the oviduct once every 28 days. क्या होता है, नॉर्मली एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है ओवरी में इनटू द ओविडक्ट, दैट इज ओवरी से ओविडक्ट में एटलीस्ट एक मैच्योर ओवम हर 28 डेज के बाद रिलीज होता है और इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. क्लियर? व्हाट इज ओव्यूलेशन? What is ovulation? Then it is the process when one mature ovum is released from the ovary into the oviduct once every 28 days. Clear? Before ovulation, the inner lining of uterus becomes thick and spongy. जो ovulation होता है उससे पहले जो inner lining होती है यूटेरस की वो thick हो जाती है और spongy हो जाती है and full of tiny blood vessels. और उसमें काफी सारे टिनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम और एग इन केस इट गेट्स इन फर्टिलाइज्ड स्पर्म. ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जो यूटेरस होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है ताकि यदि कोई स्पर्म आए और यदि एग का फर्टिलाइजेशन उसके साथ हो तो जो जाइगोट फॉर्म हो उसे वो वहां पे एम्बेडेड करके रख सके, दैट इज इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली हो सके. Thereby, it prepares itself to receive the fertilized ovum or egg, in which I mean to say in case it gets fertilized by a sperm. Clear? So, what you have learned? You have learned that before ovulation, the inner lining of uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels, and prepares itself to receive the fertilized ovum or eggs, in case it gets fertilization by a sperm. If the ovum does not get fertilized, यदि जो ovum है वो fertilized नहीं होता due to non-availability of sperms in the female body, that is, यदि female body में sperms की availability नहीं है तो क्या होगा, जो ovum है वो fertilized नहीं होगा. Then the thick and soft lining of uterus is no longer needed and hence it breaks. तो जो thick और soft inner lining है uterus की वो क्या होगा, उनकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि जो थिक और इनर लाइनिंग थी यूटेरस की, अभी हमने स्टडी किया था लास्ट सेशंस में कि जो थिक और सॉफ्ट इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की वो इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो उसमें इम्प्लांट रहता है. क्लियर? बट जब जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, उसे स्पर्म ही नहीं मिला, दैट इज जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो हमें जो थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग है उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. Thereby it breaks. इसीलिए क्या होता है, वो ब्रेक हो जाती है. Clear? That if the ovum does not get fertilized due to non-availability of the sperm in female body, then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed and hence it breaks. So the thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels and dead ovum comes out of the vagina in form of a bleeding called menstruation. तब क्या होता है, जो थिक और सॉफ्ट इनर लाइनिंग है यूटेरस की along with the blood vessels के साथ
जो आई मीन टू से जो थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की, जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड डेड ओवम, जिसमें डेड ओवम भी प्रेजेंट होते हैं, कम्स आउट ऑफ द वाजाइना, वो वाजाइना के थ्रू बाहर निकल आते हैं, आई मीन टू से फीमेल बॉडी के आउट आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग्स की फॉर्म में, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्लियर? that the thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels and dead ovum comes out of the vagina in the form of a bleeding called menstruation. And menstruation usually occurs 14 days after ovulation and usually lasts for about 3 to 5 days. Menstruation क्या होती है? ये normally 14 days के बाद होती है after ovulation। जब ovulation हो जाता है उसके 14 days के बाद menstruation होती है और ये अप्रोक्स 3 to 5 days में लास्ट होती है। After menstruation is over, the inner lining of uterus start building up again so that it may become ready to receive the next ovum if in case it gets fertilized. जब menstruation over हो जाती है उसके बाद again से जो uterus है उसकी जो inner lining है वो खुद को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देती है, अगेन वो बिल्डअप करना स्टार्ट कर देती है ताकि इन केस अगेन उसे कोई स्पर्म मिले, दैट इज ओवम रिलीज हो, यदि कोई स्पर्म मिले, वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो फॉर्म हो तो वो उसे वहां पे इम्प्लांट करके रख सके। क्लियर? तो क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस? मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में सिंपल है, जो यूटेरस है उसकी एक थिक लाइनिंग फॉर्म होती है ताकि वो एम्ब्रियो को अपने अंदर इनसाइड उसे इम्प्लांट करके रख सके। जो हमारी लाइनिंग होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, बट यदि जो ओवा है वो फर्टिलाइज नहीं होता, दैट इज उसे कोई स्पर्म नहीं मिलता, इन दैट केस क्या होता है? इन दैट केस जो इनर लाइनिंग है यूटेरस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वही इंटरनल ब्लीडिंग, आई मीन टू से ब्लीडिंग कॉज करती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। And if the ovum does not get fertilized even now, अब यदि अभी क्या हुआ, अभी हमने स्टडी किया कि यदि आई मीन टू से वन टाइम मेंस्ट्रुएशन होने के बाद अगेन यूटेरस क्या करता है, अगेन अपनी थिक लाइनिंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है ताकि यदि एम्ब्रियो आए तो वहां पे इम्बेडेड हो जाए। बट यदि अभी भी उस जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस अगेन, देन फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। The cycle of menstruation is repeated again and again in women after every 28 days. 28 days तक जो menstruation की cycle है वो again and again women में start होती रहती है। That is जब तक जो sperm है वो नहीं मिलता ovum को, that is जो ovum है वो fertilize नहीं होता, तब तक menstruation cycle repeat होती रहती है। There is a note for you that menstruation stops temporarily when the ovum gets fertilized and the woman gets pregnant. तो menstruation temporarily तब stop होता है जब ovum fertilize हो जाता है और जो woman है वो pregnant हो जाती है, and it restarts after the birth of the baby. But after pregnancy जब बेबी का birth हो जाता है उसके बाद ये again से start हो जाती है। क्लियर? तो menstruation cycle stops temporarily when the woman gets fertilized and the woman gets, I mean to say, ovum gets fertilized and woman gets pregnant, and it restarts after the birth of the baby. Now the thing is, what are menarche and menopause? Menarche and menopause क्या होता है? ये दो बहुत important terms होते हैं relating to the menstruation. So menarche क्या होता है? Menarche is the, I mean to say, the first occurrence of menstruation at puberty is called menarche. जो फर्स्ट अक्रेंस होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की स्टेज पे आके उसे हम मेनार्के बोलते हैं, जो अबाउट 10 to 12 एज पे होती है। क्लियर? that the first occurrence of menstruation at puberty is called menarche and the permanent stoppage of menstruation in a woman is called menopause. That is जो menstruation है उसका जो permanent stoppage होता है, जो अराउंड 50 to 55 एज पे होता है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। क्लियर? that the first occurrence of menstruation at puberty is called menarche and the permanent stoppage of menstruation in a woman is called menopause. So it's a time for challenging question mark, and today's question is, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? मैंने अभी जब हम लास्ट सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी आपको बताया था, but I just needed to check your remembrance. Thereby your question is, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? You have to answer that, and your times start now. 1, 2, 3,
4, 5 types of. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, after implantation, a disc-like special tissue develops between uterus wall and embryo, which is called placenta. जब इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का इन द यूटेरस लाइनिंग, तो एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है यूटेरस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं. And it is through the placenta that all the requirements of the developing fetus like nutrition, respiration and excretion etc. are met from the mother's body. और ये प्लेसेंटा के थ्रू ही पॉसिबल होता है कि जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं fetus की, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, वो मदर की बॉडी से fetus की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती रहती है. तो ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में स्टडी किया, उसके स्टेप्स के बारे में स्टडी किया, क्यों होती है और क्या उसके इफेक्ट्स रहते हैं उसके बारे में भी स्टडी किया, एंड मेनार्के मेनोपॉज के बारे में भी डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.